सुप्रभात। आज हम पहलवान की डोलक जिसके कहानी का फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म 4 मार्च 1921 औरई हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में हुआ था। आपकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। आपने उपन्यास भी लिखे हैं। आपके उपन्यासों के जो नाम हैं मेला आंचल, परिकथा, मेला आंचल, पड़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सारे जो हैं आपके उपन्यास हैं। आपके कहानी संग्रह भी हैं। कहानी संग्रह में आपने जो कहानी संग्रह लिखे हैं उसमें ठुमरी, अगिनखोर, ये आपके जो कहानी संग्रह हैं। आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी धूप की, ये आपके कहानी संग्रह हैं। आपके संस्मरण भी हैं। ऋणजल दंजल, आपके संस्मरण है। ऋणजल दंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये आपके संस्मरण हैं। आपने रिपोर्टाज लिखा है नेपाली क्रांति की कथा। नेपाली क्रांति की कथा, ये आपका रिपोर्टाज है। आपकी सारी रचनाएं जो हैं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से हैं। 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से हैं। आप आंचलिक उपन्यासकार भी हैं। आपने मेला आंचल, जिससे आपको अधिक प्रसिद्धि मिली, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। आपने राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन में भी भाग लिया है। अब हम अध्याय की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। देखिए, इस कहानी में गांव की संस्कृति को सजीवता प्रदान की गई। फणीश्वर नाथ रेणु ने पहलवान की डोलक में गांव की संस्कृति को सजीवता प्रदान की है। मानो हरेक पात्र, इस कहानी का प्रत्येक पात्र जीवित है। यानी ये कहानी पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये इस कहानी का प्रत्येक पात्र जीवित है और वास्तविक जीवन जी रहा है। और इस गद्य में आपने संगीत भी पैदा किया है। क्योंकि ढोलक की उड़ती गिरती आवाज, यानी ढोलक की आवाज को
पहलवान पहलवान के क्रियाकलाप के साथ इसका सामंजस्य बैठाया है, इसका सामंजस्य बैठाया है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये कहानी जो है, इस कहानी में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हमारे सामने आई हैं। ये कहानी व्यवस्था को बदलने के साथ, देखिए जब व्यवस्था बदल जाती है, यानी कि एक राजा की जगह जब दूसरा राजा आता है तो वो व्यवस्था को बदल देता है, वो व्यवस्था को बदल देता है। लेकिन उस व्यवस्था के बदलने के चक्कर में कितने लोग कलाकार जो हैं उनका जीवन खराब हो जाता है, उनको उस रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। राजा साहब की जगह जब नया राजकुमार आता है तो उसने पहलवानी को बंद करवाकर वह घोड़ों की रेस को प्राथमिकता दी उसने, अर्थात भारत को इंडिया बनाने का सोचा कि भारत कैसे इंडिया बने। देखिए हम लोग भी देखते हैं कई बार सरकार 5 साल रहती है, अगर उसी सरकार की योजनाओं को कंटिन्यू किया जाए वो राज्य स्वतः ही प्रगति करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि उस योजनाओं को बंद किया जाता है जो राज्य के हित में है, जो देश के हित में है, और ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं कि उसको लागू करने में भी 2-3 वर्ष लग जाते हैं। तो बेचारा लट्टन पहलवान जो है पेट भरने के लिए विवश होता है। जब उसकी पहलवानी चली जाती है तो वो गांव आ जाता है और उसकी पहलवानी चली जाती है, वो बेरोजगार हो जाता है। और गांव में आने के बाद वो किस प्रकार महामारी से लड़ता है। गांव में आने के बाद गांव में जब महामारी फैलती है तो वो महामारी के समय अपनी ढोलक के माध्यम से लोगों में संजीवनी शक्ति भर देता है। वह लोगों में संजीवनी शक्ति भर देता है। कहानी के अंत में उसका दोनों बेटे मर जाते हैं उस बीमारी से, स्वयं पहलवान भी मर जाता है। और हमारे सामने कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये कमजोरी पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की है? क्या कला व्यवस्था पर आश्रित रहती है? क्या उसका कोई स्वतंत्र मूल नहीं है? हमें चाहिए कि मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। आइए हम क्या भूमिका निभाएं, कैसे हमारे परंपरागत जो खेल हैं, खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं और परंपरागत जो हमारे नृत्य हैं उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनका जीवन हम कैसे बचाएं, इस संदर्भ में युवा पीढ़ी को सोचना होगा। नीचे ही ये पाठ हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं ये पाठ हमारे मन में छोड़ देता है। अब हम इस पाठ का सारांश समझते हैं कि इस पाठ में क्या दे रखा है, उसका सारांश समझते हैं। देखिए हम बिंदुवार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले पहलवान का बचपन। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है जिसका नाम है लट्टन। देखिए लट्टन जो है उसके बचपन में ही उसके माताजी व पिताजी का देहांत हो चुका था। हम लट्टन के बचपन की बात कर रहे हैं। माताजी पिताजी का देहांत हो गया। ये तो अच्छा था कि इस बालक की शादी बाल्य अवस्था में ही हो गई थी। इस बालक की शादी जो है बाल्य अवस्था में ही हो गई थी, इसलिए उसकी सासू माँ ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया, उस बालक को पाला, उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया।
और उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। ये बालक जो है गाय भैंस चराता था, धारोष्ण दूध पीता था। धारोष्ण दूध समझते हो, यानी कि गाय और भैंस के स्तन लेकर सीधा वो दूध पीता था, धारोष्ण दूध पीता था। और वो कसरत भी करता था, और वो बचपन में ही पहलवान बन गया था। बचपन में ही पहलवान बन गया था। और लोग उसकी सासू माँ को, कुछ लोग उसकी सासू माँ को छेड़ते थे। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पहलवान बनने के बाद इन सबसे मैं बदला लूंगा। यह है पहलवान के बारे में। और पहलवान जो है 45 डिग्री का कोण बनाता था, अपनी जो है वो भुजाएं दिखाता था। एक बार ये लट्टन पहलवान जो है श्यामनगर गया। कहाँ गया? श्यामनगर। क्या देखने गया? मेला देखने के लिए गया। उस समय मेले में दंगल हुआ करती थी। उस समय मेलों में दंगल हुआ करती थी, और उस दंगल में बहुत सारे पंजाबी पहलवान आए हुए थे। पंजाबी पहलवान आए हुए थे। उन पंजाबी पहलवानों में सबसे अधिक पहलवान था चांद सिंह, जिसने सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। और ये दृश्य जो है लट्टन देख रहा था। जब सभी पहलवान हार गए तो लट्टन ने उस चांद सिंह को चुनौती दी, और मेले में हाहाकार मच गया। मेले में हाहाकार मच गया। सभी लोग मेला छोड़कर उस दंगल को देखने आ गए। उस दंगल को देखने के लिए आ गए, और लट्टन जो है उसमें कूद पड़ा। लट्टन जो है उसमें कूद पड़ा, और लट्टन ने आक्रमण संभाला, अपना पैतरा दिखाया। लेकिन राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी। राजा साहब ने कुश्ती जो है बंद करवा दी। श्यामानंद जी राजा साहब थे, उन्होंने कुश्ती बंद करवा दी। और लट्टन को कहा, भाई 10 रुपये ले ले, ये पंजाबी पहलवान है, तुझे मार देंगे, तू मेला देखकर घर चला जाए। लट्टन ने कहा, नहीं राजा साहब, मैं लड़ूंगा। नहीं राजा साहब, मैं लड़ूंगा। अगर आप मुझे लड़ने नहीं दोगे तो मैं सिर पटक पटक कर यहीं मर जाऊंगा। सिर पटक पटक कर यहीं मर जाऊंगा। राजा साहब ने स्वीकृति दे दी लड़ने की, और अब दंगल शुरू हो गई। और ढोलक की आवाज जोर जोर से बज रही थी, क्योंकि लट्टन सिंह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। लट्टन जो है ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। अब जोर से कुश्ती आरंभ हो गई, और चांद सिंह ने लट्टन को कसा, उसको चित करने की कोशिश की, उसको हराने की कोशिश की। राजा साहब, राजमत, सभी लोग जो है चांद सिंह के पक्ष में थे। लट्टन के साथ कोई नहीं था। लट्टन के साथ सिर्फ कोई था तो वो ढोलक की आवाज थी। और बादल सिंह, चांद सिंह का गुरु बादल सिंह जो है, बाहर खड़ा जो है चांद सिंह को प्रोत्साहित करा था, शाबाश, ऐसे लड़, ऐसे कर। और लट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज थी। ढोलक से आवाज आ रही थी, डाक बिना, यानी वाह पट्टे। ढोलक से आवाज आ रही थी, ढाक बिना। और ढोलक की आवाज पर दाव पेच हो रहा था, और अचानक ढोलक से आवाज आई। अचानक जो है ढोलक से आवाज आई। क्या आवाज आई? धाक दिना त्रिकट तिना, धाक तिना त्रिकट तिना, धाक दिना त्रिकट तिना, त्रिकट तिना, अर्थात दाव काटो बार आओ, दाव काटो बार। और लट्टन सिंह जो है उसने दाव काटा और बार आ गया।
पहले राउंड में उसने दाव काटा और ढोलक की आवाज को सुनकर वो बाहर आ गया। फिर देखिए आगे क्या घटनाक्रम होता है। दाव काटो और बाहर आओ। फिर वापस लट्टन सिंह जो है चांद सिंह पर टूट पड़ा। चांद सिंह पर वो टूट पड़ा। वापस कुश्ती शुरू हो गई और ढोलक से आवाज आई। क्या आवाज आई? चट गिड़दा, चट गिड़दा, यानी मत डरना, चट गिड़दा, चट गिड़दा, यानी मत डरना, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यानी ढोलक से वो प्रेरणा ले रहा है। कौन ले रहा है? लट्टन। इस तरह से ढोलक से आवाज आई और चटाक चटदा, एक और आवाज आई, चटाक चटदा, चटाक चटदा, यानी उठा के पटक गए, उठा के पटक गए। और लट्टन ने चांद सिंह को उठा के पटक दिया, उठा के पटक दिया। और आवाज आई, दिना दिग दिना दिग दिना दिग दिना, यानी चित करो, यानी इसको चित कर दो, इसको हरा दो। तब ढोलक से आवाज आई, दा गिड़ दा गिड़ दा गिड़, यानी वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। इस तरह से लट्टन विजयी हो गया। लट्टन ने विजय होने के बाद सबसे पहले वो भागकर ढोलक की तरफ गया, क्योंकि ढोलक को वो अपना गुरु मानता था। उसको प्रणाम किया। फिर वो भागकर राजा साहब की तरफ गया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के मंत्रियों ने इसका विरोध किया कि साहब जाति का निम्न है, आपको गोद में उठा लिया है। लेकिन राजा साहब ने उसको गले लगाया। राजा साहब ने लट्टन सिंह को गले लगाया और कहा कि तूने मेरे मिट्टी की लाज रखी है, तूने मेरे मिट्टी की क्या रखी है? लाज रखी है। आज से तुम्हारा नाम लट्टन सिंह होगा। राजा साहब के मैनेजर ने विरोध किया, साहब जाति का नहीं। राजा साहब ने कहा इसने क्षत्रिय का काम किया है। इसने कौन सा काम किया है? क्षत्रिय का काम किया है। आज के बाद इसका नाम लट्टन सिंह होगा और आज के बाद ये हमारे दरबार का दरबारी पहलवान घोषित किया जाता है। दरबारी पहलवान घोषित हो। इस तरह से लट्टन सिंह जो है राजा का दरबारी पहलवान बन गया। अब उस एरिया में एक और पहलवान था। उस एरिया में एक और पहलवान था जिसका नाम था काला खान। काला खान, जिसका नाम सुनते ही लोगों को लकवा मार जाता था, पहलवान को लकवा मार जाता था। लट्टन सिंह ने उसको भी हरा दिया। लट्टन सिंह ने उसको भी हरा दिया। अब अगर कोई पहलवान लड़ने के लिए आता लट्टन से तो राजा साहब मना कर देते कि नहीं, अब लट्टन जो है किसी से दंगल नहीं करेगा। और वो राजा साहब का, उस राज दरबार का लट्टन जो है, लट्टन सिंह जो है दर्शनीय जीव बन गया। क्या बन गया? दर्शनीय जीव बन गया। यानी कि वो दर्शनीय जीव बन गया। अब उसको पौष्टिक भोजन मिलता था। राजा साहब उसको देखकर मुस्कुराते थे। वह जोर जोर से चिल्लाता था। लोग कहते थे राजा का बाग बोला। और जब वो मेले में जाता था रंगीन चश्मा पहनता था। लोग उसको रसगुल्ला खिलाते थे और वो पान खाकर मस्ती से चलता था मेले में, लट्टन सिंह। और ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए। ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए और उसके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों को पैदा कर उसकी पत्नी मर गई। उसकी सासू माँ पहले ही मर चुकी थी। और राजा साहब ने उन दोनों पुत्रों को भी भावी पहलवान घोषित कर दिया था। भावी पहलवान घोषित कर दिया गया था। और इन दोनों पुत्रों का खर्चा, यानी लट्टन सिंह
और उसके दोनों पुत्रों का खर्चा जो है राजा ने उठाया, राज दरबार ने उठाया। अब देखिए, अब परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्या बदलती हैं? एक दिन राजा साहब जो हैं उनका देहांत हो गया। अब राजा साहब का स्वर्गवास, राजा साहब का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जो राजकुमार, राजा का पुत्र राजकुमार विदेश से आया, पिताजी का अंतिम संस्कार किया और उसने राजपाट संभाला। और राजपाट संभालते ही उसने पहला काम किया कि राजपाट में सबसे अधिक खर्च किस पे होता है, सबसे अधिक दरबार में खर्च किस पे होता है। देखा कि पहलवानों पर अधिक खर्च हो रहा था। उस नए राजकुमार ने वो पहलवानी बंद करके वहां पर कि आज के बाद मेले में घोड़ों की रेस हो, एक नया खेल वहां आ गया। अब वो खेल तो बंद हो गया और बेचारे लट्टन सिंह और उसके दोनों बेटे, लट्टन सिंह और उसके दोनों बेटे जो हैं राज दरबार छोड़कर कहाँ गए? गांव। अब गांव वालों ने गांव के बाहर उनको एक जगह दी, वहां पर उसने झोपड़ी बनाई और गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को वो पहलवानी सिखाने लगा, पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन एक किसान के बेटों के पास इतना समय कहाँ है कि वो पहलवानी सीखे। उसके बदले उसको 2 समय का खाना मिलता था, यानी दोनों बेटों को और पहलवान लट्टन सिंह को। लेकिन किसानों के पास इतना समय कहाँ। अब वो स्कूल भी, वो पहलवान वाले स्कूल भी बंद हो गए। तब लट्टन के दोनों पुत्र जो है वो मजदूरी के लिए काम पर गए, मजदूरी के लिए काम पर जाने लगे। इस तरह से लट्टन जो है अपना घर खर्चा चलाने लगा। देखिए, जब व्यवस्था बदलती है तो इंसान के साथ क्या होता है, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। अब उसी दरमियान गांव में महामारी फैल गई। क्या फैल गई? गांव में महामारी फैल गई। उसी दरमियान गांव में महामारी फैल गई। एक तो वर्षा कम हुई, वर्षा की कमी हुई। नंबर 1 चीज, अन्न का अभाव था। और दूसरी तरफ मलेरिया और हैजा की बीमारी, महामारी जो है पूरे गांव में फैल गई। मलेरिया और हैजा की बीमारी जो है वो पूरे गांव में फैल गई। लोग जो हैं वो कांपने लगे। रोज 2-3 लाशें गांव से होती थी। सूर्योदय होते ही लोग रोते थे और सूर्यास्त होते ही लोग चुपचाप हो जाते थे। कुत्ते रात्रि को रोते थे। पेचक, सियार, उनका क्रंदन सुनाई देता था चारों तरफ। लेकिन इसके बीच संध्या से लेकर सुबह तक पहलवान की ढोलक लोगों में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। लोगों में जिजीविषा पैदा करती थी, जीवन जीने की इच्छा पैदा करती थी पहलवान की ढोलक। और लोग जो हैं संजीवनी शक्ति का काम ढोलक करती थी। लोग पहलवान की ढोलक की आवाज सुनकर डरते नहीं थे, मौत से घबराते नहीं थे। लोग
मौत से घबराते नहीं थे, क्योंकि पहलवान की ढोलक जो है लोगों में नया जोश भर देती थी। इस तरह की आवाज आने लगी और शाम से लेकर प्रातःकाल पहलवान की ढोलक की आवाज लोगों में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। लोग दिन भर रोते थे, रात्रि को चुपचाप, सुबह होते ही लाश को नदी में बहा देते थे। यह हालत थी। लोगों के पास बॉडी को ढकने के लिए कफन भी नहीं था। यह हालत थी उस समय। और सर्दी का समय, अमावस्या की वो काली रात, वो भयानक लाशों का ढेर, ऐसी महामारी में पहलवान की ढोलक जो है लोगों में जीने की शक्ति पैदा करती है। और ऐसा लगता है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ऐसा लगता है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, अर्थात लोग रात्रि को चुपचाप रो रहे थे। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, लोग चुपचाप रात्रि को रोते थे। लेकिन पहलवान की ढोलक की आवाज सुनकर उनके सामने दंगल का दृश्य आ जाता था, और उस दंगल के दृश्य से उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मौत से डरते नहीं थे। और ढोलक के से आवाज आती, चट दा गिरदा, चट दा गिरदा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में आवाज आती, चटाक चट दा, चटाक चट दा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ये आवाज मृत्यु से भयभीत गांव के लोगों में जीने और कष्ट को भुलाने की शक्ति पैदा करती थी। और एक दिन की बात है कि पहलवान के दोनों बेटे जो हैं, पहलवान के दोनों बेटे जो हैं इस बीमारी की चपेट में आ गए। और मृत्यु का आभास दोनों बेटों को पहले ही हो गया था। और अपने पिताजी से कहा कि उठा पटक वाला ताल बजाओ, उठा पटक वाला ताल बजाओ पिताजी। और वो सारी रात जो है ढोलक पीटते रहे। सवेरे उठकर देखा तो पहलवान के दोनों बेटे जो हैं वो मर पड़े। लेकिन पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी। पहलवान ने राजा द्वारा दी गई रेशमी धोती पहनी और दोनों पुत्रों को कंधों पर उठाया और उनको नदी में बहा दिया। लेकिन वही संध्या समय वापस ढोलक की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा, अरे पहलवान तो हिम्मत नहीं हार रहा है। जब पहलवान हिम्मत नहीं हार रहा है तो हम कैसे हिम्मत हारे? पहलवान तो हिम्मत नहीं हार रहा है। और वापस ढोलक की आवाज सुनाई दी। लोगों की जीवन जीने की शक्ति दुगनी हो गई। लोगों में नया जोश आ गया। और 4-5 दिनों बाद पहलवान साहब लट्टन सिंह जी भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों ने देखा रात्रि को ढोलक नहीं बजी, और जब सुबह जाकर देखा तो पहलवान की लाश जो है चित के बल पड़ी थी। उनके शिष्य वहां पहुंच गए और शिष्यों को बात याद आई कि गुरु ने कहा था कि मुझे कभी चित के बल मत सुनाना। गुरु ने हमको कहा था कि हमको कभी चित के बल मत सुनाना, क्योंकि जीवन में मैं कभी हारा नहीं। और मुझे पेट के बल सुनाना। और मेरा अंतिम चिता, जब मेरी चिता को अग्नि दी जाए तब भी मुझे पेट के बल सुलाना। और गुरुजी ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चित्त नहीं, मुझे पेट के बल सुनाना, और चिता सुलगाने के लिए थोड़ी ढोलक भी बजा देना। और अंत में ढोलक भी बजा देना। इस तरह से ये कहानी जो है यही समाप्त होती है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने परंपरागत
जो नृत्य हैं, परंपरागत जो हमारे लोकगीत हैं, परंपरागत जो हमारे खेल हैं, उनको हमें जीवित रखना है। सरकार को चाहिए कि ऐसे जो हमारी परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं उनको आश्रय दे, उन लोगों को रोजगार के अवसर दे, तभी हमारी परंपरागत संस्कृति जीवित रह सकती है। हम अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझाएंगे और इस पाठ का उद्देश्य भी समझाऊंगा। धन्यवाद।